स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन यानी उत्विकास का आनुवंशिक आधार, और उसमें हम आर.डी. वाइनबर्ग के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर.डी. वाइनबर्ग्स लॉ, आर.डी. वाइनबर्ग के नियम के मुख्य लक्षण। इसमें इन्होंने बताया है कि किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी समष्टि में यदि उद्विकासीय कारक यानी इवोल्यूशनरी फैक्टर्स एब्सेंट हो तो पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम में प्रत्येक एलील जीन की जीन फ्रीक्वेंसी जो है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनी रहती है। तो पहला क्या बताया हुआ है कि कोई भी पॉपुलेशन अगर वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में है, तो प्रत्येक एलील जीन जो है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनी रहती है। सेकंड है, पॉपुलेशन में मैटिंग कंप्लीटली रैंडम होनी चाहिए, यानी संगम पूर्णतया यादृच्छिक होता है। केवल बड़ी समष्टियों में, केवल लार्ज पॉपुलेशन में ही जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसी जो है स्थिर रह सकती है। स्मॉल पॉपुलेशन में, छोटी समष्टियों में जीन फ्रीक्वेंसी अनिश्चित होती है। तो यह सिद्धांत जो है, यह नियम जो है वो सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन पर ही लागू होता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में ही जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है। छोटी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है या स्टेबल नहीं रहती है। इस नियम के अनुसार स्पेसिफिक एलील न तो पॉपुलेशन से निकाला जा सकता है और न ही उसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है तो उसमें स्पेसिफिक एलील, किसी विशिष्ट एलील को न तो उस समष्टि से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो कई सारे संतति प्राणियों में उपस्थित होगा, न ही उसको जोड़ा जा सकता है। अगर बाहर से कोई एक दूसरे एनिमल या कोई दूसरा जंतु उस पॉपुलेशन में सम्मिलित हो जाता है तो उसका विशिष्ट जो एलील है उसको उस पॉपुलेशन में फैलने में बहुत अधिक समय लगता है। तो यदि किसी समष्टि में, किसी पॉपुलेशन में एक जीन युग्म यानी कि वन जीन पेयर या एलील के संदर्भ में आनुवंशिक साम्य नहीं होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, तो पॉपुलेशन रैंडम मैटिंग के द्वारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेती है। शुरुआत में अगर कोई पॉपुलेशन में किसी एक जीन पेयर के लिए अगर इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था नहीं है, तो वो पॉपुलेशन जो है रैंडम मैटिंग के द्वारा उस जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसे निम्न उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। माना कि एक पॉपुलेशन में 50% चूहे जो हैं वो ब्लैक स्किन वाले हैं और होमोजाइगस ब्लैक है, ठीक है, और 50% जो है चूहे वो है तो ब्लैक स्किन वाले लेकिन हेट्रोजाइगस है, विषम जीनी है। सभी प्राणी समान संख्या में युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो 75%, तो क्या होगा 75% गैमेट्स तो कैपिटल बी यानी कि डोमिनेंट जीन वाले, और 25% गैमेट्स जो हैं वो रिसेसिव जीन वाले उत्पन्न होंगे, क्योंकि होमोजाइगस कैपिटल बी प्राणी तो अपने सभी युग्मक यानी 50% गैमेट्स जो हैं वो डोमिनेंट बी जीन वाले ही उत्पन्न करेंगे, जबकि हेट्रोजाइगस प्राणी आधे युग्मक, आधे गैमेट्स जो हैं वो डोमिनेंट जीन वाले और आधे गैमेट्स जो हैं वो रिसेसिव बी जीन वाले उत्पन्न करेंगे। दैट इज 25% एंड 25%। तो जो हेट्रोजाइगस है उसके द्वारा दो प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न किए जाएंगे और दोनों का परसेंटेज जो है वो 25% होगा। इन
जीनी फ्रीक्वेंसीज का मान हार्डी वाइनबर्ग फॉर्मूला में रखने पर P इज इक्वल टू कैपिटल B एंड Q इज इक्वल टू स्मॉल b। तो कैपिटल B की फ्रीक्वेंसी जो है 75% है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0.75 है, और स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी 25% है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0.25 है। ये कैसे आया? तो इसको परसेंटेज को हमने वापस इसको दशमलव संख्या में बदला है, 100 का भाग लगाया है, तो इसको डिवाइडेड बाई 100 किया है। अब हार्डी वाइनबर्ग का फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में P के स्थान पर कैपिटल B और Q के स्थान पर स्मॉल b का मान रखने पर और कैलकुलेशन करने पर हमें डोमिनेंट B इसका जो है परसेंटेज 56.25% एनिमल्स जो हैं उनमें डोमिनेंट होमोजाइगस जीन उपस्थित हैं, 37.5% एनिमल्स में हेट्रोजाइगस एनिमल्स उपस्थित हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 6.25% एनिमल्स जो हैं वो रिसेसिव ब्लैक स्किन वाले होंगे या सफ़ेद त्वचा वाले होंगे, यूँ कहें। तो इस तरह पॉपुलेशन में जीनोटाइप का रेशियो जो है, अनुपात जो है, वही नहीं रहता है जो शुरू में समष्टि में था। शुरू में जो पॉपुलेशन में था, अब जीनोटाइप का रेशियो वही नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआत में क्या था, डोमिनेंट के लिए 50% और हेट्रोजाइगस के लिए 50% था। तो यहाँ पर रिसेसिव के लिए 6.25% एनिमल्स और उत्पन्न हो गए हैं, संतति और उत्पन्न हो गई हैं। तो जीनोटाइप का रेशियो जो है वो पहले के समान नहीं रहता है। अब पॉपुलेशन में एक नया समूह उत्पन्न होता है, वह समूह है सफ़ेद त्वचा वाले होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले चूहे। इस तरह के लक्षण वाले चूहे जनक चूहों में नहीं थे। पॉपुलेशन में इस तरह का परिवर्तन यह प्रदर्शित करता है कि शुरुआत में पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था में नहीं थी। अब यदि इस नई पॉपुलेशन का उदाहरण लें तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो इस नई पॉपुलेशन में है, अर्थात इस पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था स्थापित हो गई है। तो इस आगे जो है इसकी अगली जो पीढ़ी है उसमें जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी वही बनी रहेगी जो कि इस पॉपुलेशन ने अभी प्राप्त की है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी वाइनबर्ग्स लॉ। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यतः यह प्रदर्शित करता है कि समष्टि में सामान्य स्थिति में जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं होता है। अतः यह समष्टि में होने वाले जैव विकासीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए एक आधारीय रेखा प्रस्तुत करता है। पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था जल्दी जल्दी परिवर्तनों को नकारती है तथा समष्टि के लक्षणों को बनाए रखने में सहायक होती है। हार्डी वाइनबर्ग को प्रभावित करने वाले कारक या इनको इवोल्यूशनरी फैक्टर्स कहेंगे। तो ये निम्न प्रकार से हैं। तो हार्डी वाइनबर्ग में यह बताया गया है नियम में कि पॉपुलेशन जो है उद्विकासीय कारकों के अभाव में जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था स्थापित करती है, अर्थात पॉपुलेशन के जीन पूल में कोई चेंजेज नहीं होता है और इस कारण से इवोल्यूशन भी नहीं होता है। यहाँ पर हम उन कारकों के बारे में बताएंगे जो कि समष्टि के जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था को बिगाड़ते हैं, यानी कि इवोल्यूशनरी चेंजेज उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट है म्यूटेशन, सेकंड है नॉन रैंडम मैटिंग, थर्ड है पॉपुलेशन साइज एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें से फर्स्ट है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं।
और ये उत्परिवर्तन या ये म्यूटेशन जो है एवोल्यूशनरी चेंजेज के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। उत्परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्र पर निश्चित बिंदु पथ पर या लोकस पर उपस्थित जीन विकल्पी या जो एलील जीन है या अल्टरनेटिव जीन जो है में परिवर्तन हो जाता है या यह परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण प्राणी में जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनमें भी चेंजेज आ जाता है तथा ये मेंडल के नियमानुसार वंशानुगत होते हैं, इनकी हेरिडिटी होती है। अतः ये उत्परिवर्तन पॉपुलेशन की जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था को चेंज कर देते हैं, साथ ही ये जीन फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, माना कि ड्रोसोफिला के में जीन कैपिटल जो है डोमिनेंट जीन आर जो है यह इसमें म्यूटेशन होता है और यह रिसेसिव आर में बदल जाता है। इसने पॉपुलेशन में डोमिनेंट आर की संख्या कम हो जाएगी और रिसेसिव आर जीन की संख्या बढ़ जाएगी। इसे उत्परिवर्तन दाब या म्यूटेशन प्रेशर कहते हैं। यदि किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में जीन डोमिनेंट जीन जो आर है वो 50% है और रिसेसिव जीन स्मॉल आर जो हैं ये भी 50% की रेट से पाए जाते हैं। कैपिटल जीन आर जो है वो रिसेसिव जीन में उत्परिवर्तित होता है और उत्परिवर्तन की दर एक जीन प्रति 1000 जीनों के हो, यानी कि पर 1000 जीन्स पर एक जीन में म्यूटेशन की रेट हो, तो एक पीढ़ी में जीन पूल में डोमिनेंट जीन आर की जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होकर के 50% के स्थान पर 49.9% हो जाती है तथा रिसेसिव जीन आर की जीन फ्रीक्वेंसी 50% से बढ़कर के 50.5% हो जाती है। पॉपुलेशन में म्यूटेशन की रेट काफ़ी कम होती है क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा था अकस्मात होती है, अचानक होती है, सडन होती है, तो इसकी रेट काफ़ी कम होती है। क्योंकि म्यूटेशन अगर छोटे लेवल पर होता है और बेनिफिशियल होता है तब तो वो प्राणी उस पॉपुलेशन में बना रहता है, और अगर म्यूटेशन बड़े स्तर पर होता है तो प्राणी जीवित नहीं रह पाता है। इस कारण से इसकी रेट भी काफ़ी कम है। अतः केवल म्यूटेशन प्रेशर के द्वारा पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में इफ़ेक्टिव चेंजेस लाने से में काफ़ी समय लग जाएगा, परंतु यदि यह क्रम निरंतर जारी रहे तो डोमिनेंट आर जो है पूरी पॉपुलेशन से रिसेसिव आर से प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। परंतु प्रकृति में रिवर्स म्यूटेशन भी होते रहते हैं, अर्थात रिसेसिव जीन आर जो है वो वापस डोमिनेंट जीन आर में मॉडिफाइड होते रहते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। सामान्यतया रिवर्स म्यूटेशन या प्रतिलोम उत्परिवर्तन की दर नॉर्मल म्यूटेशन की रेट से कम होती है। रिवर्स म्यूटेशन के कारण कोई जीन पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट या विलुप्त नहीं होता है। डोमिनेंट जीन आर का जो है रिसेसिव जीन आर में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की रेट जो है पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती है। म्यूटेशन का उद्विकासीय प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि म्यूटेशन इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव है। यदि म्यूटेशन इफेक्टिव होगा तो प्रथम पीढ़ी में ही इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। यदि म्यूटेशन अप्रभावी है, नॉन इफेक्टिव है, तो पॉपुलेशन उसे तब तक धारण किए रहती है जब तक कि पॉपुलेशन में ऐसे जीन होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाए, अर्थात जो अनइफेक्टिव म्यूटेशन का प्रभाव कई पीढ़ियों के बाद में पॉपुलेशन में दिखाई देता है।
म्यूटेशन छोटे या बड़े हो सकते हैं। बड़े म्यूटेशन जो होते हैं, लार्ज स्केल पर होने वाले जो म्यूटेशन हैं, अधिकांशतः लीथल होते हैं, घातक होते हैं या अत्यंत हानिकारक होते हैं। अतः ये उत्पन्न होते ही प्राणी की मृत्यु के साथ में ही पॉपुलेशन से विलुप्त हो जाते हैं। छोटे उत्परिवर्तन यानी स्मॉल स्केल पर होने वाले म्यूटेशन इतने घातक नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं कि उनके प्रभाव से प्राणी की मृत्यु हो जाए। अतः ये पॉपुलेशन में एकत्रित होते जाते हैं, इनका एग्रीगेशन होता रहता है तथा इन्हें छोटे छोटे उत्परिवर्तनों के एकत्र होते रहने से इवोल्यूशन की क्रिया जारी रहती है। सेकंड फैक्टर है नॉन रैंडम मैटिंग, अयादृच्छिक संगम। आर.डी. वाइनबर्ग के नियमानुसार पॉपुलेशन में नॉन रैंडम मैटिंग, अगर रैंडम मैटिंग होगी तो क्या होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था बनी रहती है। परंतु यदि पॉपुलेशन में नॉन रैंडम मैटिंग या सेलेक्टिव मैटिंग हो तो साम्य अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अतः पॉपुलेशन में मैटिंग का प्रकार भी एक महत्वपूर्ण उद्विकासीय कारक है, इवोल्यूशनरी फैक्टर है। यदि किसी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस तथा होमोजाइगस रिसेसिव तीनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं तथा इनके बीच में रैंडम मैटिंग न होकर के सेलेक्टिव मैटिंग हो तो एक प्रकार के जीन की तथा जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी घटने लगेगी और दूसरे प्रकार के जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। इससे पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। पॉपुलेशन में सेलेक्टिव मैटिंग के कारण यदि होमोजाइगस डोमिनेंट प्राणी केवल होमोजाइगस डोमिनेंट प्राणी से ही मैटिंग करे और हेट्रोजाइगस जो एनिमल्स है वो केवल हेट्रोजाइगस के साथ में ही मैटिंग करे और होमोजाइगस रिसेसिव केवल होमोजाइगस रिसेसिव से ही मैटिंग करे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव तीनों प्रकार के जो संतति हैं उनका अनुपात जो है, उनका रेशियो जो है 1:2:1 यानी 1:2:1 में उत्पन्न करेंगे। इससे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव प्राणियों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो जाएगी, परंतु हेट्रोजाइगस प्राणियों की संख्या जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस जो प्राणी है वो अगर हेट्रोजाइगस प्राणी के साथ में ही मैटिंग करेगा तो उससे 3 प्रकार की संतति उत्पन्न होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। तो इस प्रकार से हेट्रोजाइगस प्राणियों की संख्या जो है वो घटती जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन का आकार और आनुवंशिक विचलन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। आर.डी. वाइनबर्ग का नियम तभी सही होता है जब पॉपुलेशन की साइज बड़ी हो। अगर पॉपुलेशन की साइज छोटी है तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी में निरंतर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, उच्चावसन होते रहते हैं। आनुवंशिकता के नियम प्रोबेबिलिटी के नियमानुसार कार्य करते हैं। अतः यदि पॉपुलेशन बड़ी होगी तो उसमें रैंडम मैटिंग होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में बनी रहेगी। इसे हम निम्न उदाहरण से समझा सकते हैं। यदि हम एक सिक्के को कई बार उछालें तो उसमें हेड या टेल अवस्थाएं जो है वो लगभग समान आती है, परंतु यदि सिक्के को केवल 2 या 3 या 4 बार ही उछाले तो ये हो सकता है कि उसमें सभी बार या तो टेल आए या उसमें हेड आए। अतः केवल लार्ज पॉपुलेशन में ही इक्विलिब्रियम अवस्था स्थापित हो सकती है। जीन फ्रीक्वेंसी में संयोगवश होने वाले उच्चावसनों को सीवाल राइट ने
1931 में आनुवंशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम दिया था। जीन फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन तब तक होता रहेगा जब तक कि एक एलील पॉपुलेशन से विलुप्त नहीं हो जाता है तथा दूसरा उस पॉपुलेशन में एस्टेब्लिश या स्थापित नहीं हो जाता है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम इसमें जेनेटिक फ्लक्चुएशन के कारण नए उत्परिवर्तन या तो विलुप्त हो जाएंगे या उसमें स्थापित हो जाएंगे, एस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस जोड़ी होमोजाइगस जोड़ी में बदल जाती है तथा समयुग्मता स्थापित हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट न केवल छोटी पॉपुलेशन में बल्कि बड़ी पॉपुलेशन में भी सक्रिय रहता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण समष्टि में कई हानिकारक परिवर्तन भी स्थापित हो जाते हैं, परंतु अंततः ये समूह समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं। छोटी पॉपुलेशन में आनुवंशिक विचलन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट तथा नेचुरल सिलेक्शन साथ साथ सक्रिय रहते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। वर्ण का निरंतर दबाव पॉपुलेशन में कुछ जीनों की फ्रीक्वेंसी को घटाता है और आनुवंशिक विचलन इन कम बारंबारता वाले जीनों को पॉपुलेशन से हटा देता है। इस तरह ये जीन बड़ी पॉपुलेशन की अपेक्षा छोटी पॉपुलेशन में शीघ्र विलुप्त हो जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट वास्तव में उद विकास में भूमिका निभाता है। यह एक विवाद का विषय है। जैसे फोर्ड के अनुसार छोटी पॉपुलेशन में भी विभिन्नताएं, वेरिएशंस जो हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की अपेक्षा नेचुरल सिलेक्शन के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, परंतु मिलर जैसे वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट उद विकास में महत्वपूर्ण कारक होता है। थर्ड फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। अन्य उद्विकासीय कारकों की तुलना में प्राकृतिक वर्ण निश्चय ही उद्विकास के प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण व प्राथमिक कारण, प्राइमरी फैक्टर होता है। इसके समक्ष अन्य कारक महत्वहीन प्रतीत होते हैं। यह वातावरण तथा आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के बीच की कड़ी होता है और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव के कारण जातियाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। उसके फलस्वरूप उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन जीवित रहने वाले प्राणियों से प्रजनन के माध्यम से उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। अतः वर्ण उद्विकास को संभव बनाता है। कई बार उत्परिवर्तन और विभिन्नताओं द्वारा हानिकारक परिवर्तन समजीनी अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ऐसे प्राणी स्वतः ही समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं, परंतु सभी उत्परिवर्तन हानिकारक नहीं होते हैं। अतः प्राकृतिक वर्ण ऐसे जीनों का पक्षधर होता है तथा उन्हें समष्टि में स्थापित करने में सहायक होता है, जो कि जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। प्राणियों की एक सैद्धांतिक समष्टि में प्राकृतिक वर्ण के महत्व को निम्न उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। माना कि एक पॉपुलेशन में ए बिंदु पथ पर, ए लोकस पर दो प्रकार के एलील्स A1 और A2 पाए जाते हैं। पॉपुलेशन में जीन A1 की फ्रीक्वेंसी P बराबर 0.9 है और जीन A2 की फ्रीक्वेंसी 0.1 है। पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम में अवस्था में यह फ्रीक्वेंसी निरंतर कांस्टेंट बनी रहेगी, परंतु यदि यह पॉपुलेशन वातावरणीय परिवर्तन के चयन दाब के घेरे में आ जाती है तो यह देखा गया कि जीन A1, जीन A2 यानी होमोजाइगस प्राणियों की जीवित रहने की दर 100 में से 80 रह जाती है, जबकि परिवर्तित वातावरण का A1A1 तथा A1A2 पर कोई प्रभाव नहीं था। इस तरह इस परिवर्तन के कारण जीनोटाइप A2A2 की संख्या हर प्रजनन पर घटती जाएगी और A1A1 तथा A1A2 की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार निरंतर A2A2 जीनोटाइप के प्राणियों की में कमी होते रहने के कारण समष्टि से ये विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात अनुपयोगी जीनी
कॉम्बिनेशन जो है, जीन कॉम्बिनेशन पॉपुलेशन से विलुप्त हो जाएगा। इस तरह उत्परिवर्तन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट आदि ऐसे कई कारक हैं जो उद्विकास को प्रेरित करते हैं और पॉपुलेशन के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डाइवर्ट करते हैं या विक्षेपित करते हैं। यदि पॉपुलेशन की जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था बनी रहेगी तो पॉपुलेशन में उद्विकास या जैव विकास नहीं होगा। अतः समष्टि में जैव विकास के लिए ये कारक आवश्यक होते हैं। थैंक यू।